नमो नमः। आज की इस संस्कृत की कक्षा में स्वागत है आप सभी का, जहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा विषय जिसमें बहुत सारी भ्रांतियों के कारण बहुत सारी गलतियाँ अक्सर सब लोग कर जाते हैं। हम इसे संस्कृत विषय में पढ़ने जा रहे हैं। यदि इस विषय को हमने संस्कृत में अच्छे से समझ लिया तो हम हिंदी में और भी गहनता से और गंभीरता से, बल्कि बिल्कुल सही तरीके से इसे हल कर पाएंगे। तो आइए समय ज़्यादा न लेते हुए बढ़ते हैं हमारे विषय की तरफ, जो है संधि प्रकरण। निश्चित ही हम संधि को आज शुरू करेंगे, लेकिन अंत तक तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि यह विषय इतना बड़ा है कि यदि हम एक ही कक्षा में इसे समाप्त करना चाहेंगे तो ये बहुत सारा समय लेगा। लेकिन हम धीरे धीरे आराम से एक एक भेद को, उपभेद को पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं पहले इसकी परिभाषा के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे भेद पाए जाते हैं, भ्रांति पाई जाती है। कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। अक्सर हम देखते हैं कि समास के समय भी दो शब्द अलग अलग जोड़े जाते हैं, निकाले जाते हैं। संधि में भी ऐसा ही कुछ दिखाई देने लगता है। बच्चों को, विशेष रूप से बच्चों के साथ ये गलती होती है। तो हम कैसे समझें कि ये संधि है कि समास है? तो परिभाषा को समझिए, जानिए। वहाँ कहते हैं, परिभाषा क्या कह रही है हम यहाँ पर देख पाते हैं। संस्कृत का जो सूत्र है वो संधि की परिभाषा देता है, वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि। मैं यदि इसे अलग करूं तो ये है विकृतिम इत संधानम इति संधि। यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों के आपस में सहयोग से जो भी परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हमें बताती है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को यदि नहीं समझते हैं तो गलतियाँ होंगी ही होंगी। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं वर्णों के आपस में मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब दो वर्णों को मैं मिला दूं, उदाहरण के लिए ध्यान देंगे, जरा देखिए। मैंने लिखा है क और ल, मैं लिख रही हूँ र और यहाँ पे मैंने लिखा म। अब इसके अंदर मात्रा है या नहीं है ये बात की बात है। मैं अगर इन दोनों वर्णों को मिलाऊंगी तो ये बनेगा कल। तो क्या ये संधि है? निश्चित ही ये संधि नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वर्णों के आपस में मिलने से केवल मात्र संधि नहीं होती है। वर्णों के, कौन से वर्णों के? निकटवर्ती वर्णों के। अब इस निकटवर्ती शब्द को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि दो शब्द होते हैं, उन दो शब्दों में जो सबसे पास वाले वर्ण हैं उनको मिलाना है। अब उदाहरण के लिए देखेंगे हम, यहाँ पर मैं इस उदाहरण से चलूंगी। देव लिखा है, यहाँ इंद्र लिखा है। अब यहाँ पे वर्णों को देखें, यहाँ द है, द के साथ में ए है, फिर व है, व के साथ निश्चित ही अ है क्योंकि हम वर्णों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ई है, फिर आधा न है, यहाँ पे द है जो आधा है, उसके बाद में र भी है, फिर अ भी है। इस प्रकार से हम देखते हैं, जो हमने जहाँ वर्णमाला पढ़ी है वहाँ हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे अच्छे से कि कितने वर्ण पाए जाते हैं इस एक शब्द के अंदर। अब उसके आधार पर देव के अंदर अंतिम जो वर्ण है वो है अ और इंद्र के अंदर जो प्रथम वर्ण है वो है ई। तो ये निकटवर्ती जो वर्ण इशारा कर रहा है, इसका अर्थ हुआ कि आपको अ के साथ ई को मिलाना है। ये होंगे निकटवर्ती वर्ण। यहाँ पे व और ई को नहीं मिला रहे हैं हम। व के अंत में अ है और इंद्र में यहाँ पर बिल्कुल शुरू में ई ही दिया हुआ है। यानी कि दो शब्द जो भी दिए जाते हैं उन दो शब्दों के अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण को मिलाने से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो समास होता है उसमें सीधे सीधे शब्द ही मिलाए जाते हैं और उनकी वजह से जो भी परिवर्तन आते हैं वो एक अलग विषय है, वो हम समास के समय पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। फिलहाल अब हम इसके आधार पर सुने, समझें कि संधि में क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। पहली बात, संधि के अंदर निकटवर्ती वर्ण मिलेंगे। अब निकटवर्ती वर्णों से ये ध्यान दीजिए, इसके अंदर
प्लस का निशान लगाया जाता है। मैं पहली बात पे ही लिख देती हूँ कि ये धन का निशान लगता है। जब भी आप संधि लिखें तो ध्यान देंगे कि आपको प्लस का एक निशान लगाना है और उसके इस तरफ भी एक शब्द लिखना है और उस तरफ भी एक शब्द लिखना है, ठीक है। दूसरी बात जो इसके अंदर से निकल के आई है, दूसरी बात ये निकलती है कि दोनों तरफ यानी प्लस के इस तरफ भी और प्लस के उस तरफ भी दोनों तरफ एक स्पष्ट शब्द मौजूद होना चाहिए। और वो शब्द कैसा होना चाहिए? वो शब्द होना चाहिए शुद्ध और सार्थक, उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, ठीक है। यदि उसका मतलब नहीं निकलेगा तो ध्यान रखेंगे कि आपकी संधि गलत हो रही है, गड़बड़ हो रही है, ठीक। और इसके अलावा जो तीसरी बात हमको समझ में आनी चाहिए इसके अंदर कि ये जो वर्ण हम अलग अलग शब्द निकालते हैं उसके अंदर वर्णों का ही पूरा खेल होता है, शब्दों को नहीं जोड़ा जाता है, वर्णों को ही जोड़ा जाता है हर बार, बार बार ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हम उदाहरण के रूप में यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये है सम, आपको पता है ये एक उपसर्ग है पूरा, और ये है तोष जिसका मतलब होता है संतुष्टि, जैसे हम शब्द बोलते हैं ना, तो तोष का मतलब होता है प्रसन्नता। तो दोनों का कोई ना कोई अर्थ है, इन दोनों को जोड़ने पर एक नया शब्द बनता है संतोष। यहाँ देखें, देव का अर्थ आपको पता है देवता होते हैं, और इंद्र का मतलब है इंद्र। अब दोनों को जोड़ने पे शब्द बनता है देवेंद्र, एक नया शब्द बना है। इसी तरह से भानु है, यहाँ पे शब्द है उदय, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब सूर्य है, इसका मतलब उदय होना है, निकलना, राइजिंग जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पर ये परिवर्तन के साथ नया शब्द बना है भानुदय। तो यहाँ पे इन परिवर्तनों को आप देखिए, यहाँ परिवर्तन हुआ अनुस्वार लग गया, यहाँ परिवर्तन हुआ है तो ए की मात्रा लगी है, यहाँ परिवर्तन हुआ है छोटा ऊ ये देखिए बड़ा ऊ बन गया है। तो ये परिवर्तन हुए हैं, इसलिए इसे संधि कहते हैं। मैं समझती हूँ कि इतना हमें समझ में आना चाहिए कि संधि में हम वर्णों को मिलाकर कोई ना कोई विकार देखते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, इस विकार के आधार पर संधि होती कितने प्रकार की है। ये संधि के प्रकार होते हैं 3। इस आधार पर संधि के 3 प्रकार, पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार होता है विसर्ग संधि, ठीक है। सीधा सीधा हम अभी पहले उदाहरण के रूप में समझेंगे कि ये कैसे होता है, बाद में हम इसके अंदर उपभेदों को जानेंगे। तो पहले सीधा सीधा समझ लें स्वर संधि क्या चीज़ है। स्वर संधि कहती है कि ये जो प्लस का निशान है इसके इस तरफ भी स्वर होना चाहिए और इसके इस तरफ भी स्वर होना चाहिए। याद रखिए, जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो मैं निश्चित ही प्लस के इस तरफ के वर्ण की बात कर रही हूँ, प्लस के उस तरफ के वर्ण की बात कर रही हूँ, जो कि क्या होगा, किसी शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे तरफ जो शब्द होगा उसका पहला वर्ण। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब इस आधार पे देखिए, जब हम इसका उदाहरण लिखेंगे तो आप देख पाएंगे मैंने लिखा है विद्या, उसके साथ मैंने लिखा है आलय। तो यहाँ पे आप चेक करिए 2 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन हम इसका अंतिम वर्ण ढूंढेंगे, इसका अंतिम वर्ण है आ और इसका पहला वर्ण ढूंढेंगे, ये भी है आ। इन दोनों को मिलाने से कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, वो क्या होगा कैसे होगा वो हम उदाहरणों में सीखेंगे। फिलहाल ये समझ लें कि इस तरह की संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं भेद की, प्रकार की। तो स्वर संधि का मतलब स्वर के साथ स्वर को जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे नाम की तरफ चलते हैं हम। व्यंजन संधि क्या कहती है? व्यंजन संधि कहती है कि प्लस के इस तरफ जो है आपको मिलना चाहिए व्यंजन और इस तरफ क्या होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, ये अलग बात है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ जो भी हम संधि में पढ़ रहे हैं ये हिंदी के साथ भी ऐसे ही है, संस्कृत के साथ भी वैसे ही है, ये सब लोग ध्यान रखेंगे। आपने यहाँ सीख लिया तो आप इसका पूरी तरह से इस्तेमाल हिंदी की कक्षा के अंदर हिंदी के शब्दों में संधि को ढूंढने में आराम से कर सकते हैं, ठीक। तो आइए अब आगे देखिए व्यंजन संधि को हम कैसे पहचानते हैं। अब व्यंजन कैसे पकड़ में आता है? व्यंजन पकड़ में आता है वर्ण को कैसे ढूंढेंगे। उदाहरण में मैं यहाँ पे लिखती हूँ किम धन, अगर मैंने लिखा अपि, तो आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे जो मैंने म हलंत लिखा है ये व्यंजन है और ये जो है अ वो स्वर है।
निश्चित ही हलंत लगने पर जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन वर्ण होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मैं फिर याद दिला दूं, वर्णमाला में सीखें, वर्णमाला को पढ़ें, जानें, तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम प्रकार जाने विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि कहती है प्लस के दोनों तरफ क्या होना चाहिए। इस तरफ क्या होगा वो तो सीधी सी बात है, हमने पहले किया है। ठीक वही नियम है, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान देना है इस तरफ क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए विसर्ग। अब ऐसा उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे मैंने लिखा सह धन अपि। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बहुत सरलता के साथ उदाहरण उठा रही हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्लस के इस तरफ जो अंतिम वर्ण है वो है विसर्ग, तो आप समझ लेंगे कि ये विसर्ग संधि है। ये तो हुआ नाम का हिस्सा। आप कैसे पहचानते हैं कि इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है। अगर मैं उस हिसाब से आपसे पूछूंगी ना कि यहाँ कौन सी संधि है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे ऊ है, ये स्वर संधि है। यहाँ पे अ के साथ खत्म है, ई के साथ शुरू है, ये भी स्वर संधि है। और यहाँ पे देखेंगे म हलंत है और यहाँ पे त लिखा हुआ है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हमने सीखा कि संधि क्या चीज़ है, संधि के अंदर भेद कितने होते हैं और संधि वास्तव में हम कैसे पकड़ते हैं, कैसे पहचानते हैं। अब हम फटाफट बात करें इसके आगे कि स्वर संधि कैसे पकड़ में आती है, इसको हम पूरी तरह से सीखने का प्रयास करेंगे। अब स्वर संधि सीखने के लिए ध्यान रखेंगे सब लोग कि हम स्वरों को सीखें। स्वर संधि जाहिर बात है, स्वर संधि कहती है कि स्वर के साथ स्वर होना चाहिए, तो जब भी आपको स्वर के साथ स्वर को मिलाकर ही स्वर संधि सीखनी है, तो इसका मतलब आपको सारे स्वर पता होने चाहिए। संस्कृत के स्वरों की चर्चा करेंगे हम जल्दी से। अ लिखेंगे, आ लिखेंगे, ई लिखेंगे, ई लिखेंगे, ऊ है, ऊ की बात करें, री है, यहाँ बड़ी री है, फिर हमारे पास में री है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। आपको पता है ये सारे स्वर हम लोग पढ़ के आए हैं, सीख के आए हैं। इन सारे स्वरों में मूल स्वरों की बात करें, मूल स्वर हैं अ, ई, उ, री और री। याद है आया सबको? 5 मूल स्वर होते हैं। इन्हीं को लघु स्वर कहते हैं, इन्हीं को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, हम स्वर संधि की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रकार है हमारे पास में दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहती है, मैं संस्कृत के सूत्र के साथ यदि चलूंगी तो उसे कहते हैं अक सवर्ण दीर्घ, लेकिन आपको मैं शुद्ध रूप से हिंदी के माध्यम से ही सिखाना चाहूँगी, क्योंकि आपके लिए क्लिष्ट होगा यदि हम संस्कृत में ही सीखने जाएंगे उसको। तो दीर्घ संधि कहती है यदि आप एक जैसी जाति के 2 वर्णों को मिलाएंगे तो वो दीर्घ संधि होगी। वहां पर एक जैसी जाति, अब पहले आप ध्यान देंगे अ, इधर मैंने लिखा है ई, यहाँ मैं कह रही हूँ ऊ, यहाँ लिख रही हूँ री और ये है री। तो दीर्घ संधि कहती है एक जैसे वर्ण को मिलाने से उस वर्ण का दीर्घ हो जाएगा। यानी कि अ के साथ में आपने अगर अ को मिलाया तो ये आ बनेगा, लेकिन अगर आपने अ के साथ में बड़े आ को मिलाया तो भी आ बनेगा। ठीक वैसे ही आ के साथ में छोटा अ मिलाएंगे, लघु मिलाएंगे तो भी आ बनेगा, और बड़े आ के साथ बड़ा आ मिलाएंगे तो भी ये आ बनेगा। अर्थ क्या हुआ? एक जैसी चीज को कम या ज़्यादा दोनों मात्रा में मिलाने पर वो चीज़ सिर्फ ज़्यादा होती है। इसे आप बहुत ही सरलता से इस सामान के साथ समझ सकते हो। यदि मैं कहूँ तो देखिए, जैसे कि मैं ये बता रही हूँ, ये देखिए मेरे पास में क्या है, मैंने नमक लिया है। इस नमक के अंदर यदि मैं थोड़ा सा नमक मिलाऊं और उस थोड़े से नमक के साथ में थोड़ा सा नमक और मिला दूं, आपस में दोनों को मिला दूंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नमक का नमक ही रहेगा लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। अब इस ज़्यादा से नमक में मैं थोड़ा सा और नमक मिला दूं, कुछ नहीं होगा, नमक ही रहेगा लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। हुआ क्या है? कम में आप ज़्यादा मिलाइए, ज़्यादा में आप कम मिलाइए, या थोड़ा थोड़ा मिलाइए, किसी भी रूप में मिलाइए। अगर ये सिर्फ नमक ही है तो ये ज़्यादा मात्रा होती जाएगी, आप जितना इसके अंदर और मिलाते जाएंगे। बस यही बात जो है ये सब तरीके से दूसरी चीज़ों के साथ भी लागू होती है। जैसे अगर मैं कहूँ हल्दी है, हल्दी में आप कम ज़्यादा मिलाते जाइए, यही होगा।
आप चीनी ले सकते हैं, उसके साथ भी यही होगा। ये बिल्कुल मैंने अलग अलग चीनी, हल्दी, नमक, दूध, पानी अगर मैं कहूँ तो क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये वर्ण अलग अलग हैं। ठीक वैसे ही अलग अलग सामान के आधार पे मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, आप इसे कम या ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो वही चीज़ बनती है। ठीक वैसे ही ई के ऊपर ये नियम होगा कि छोटी ई के साथ आप छोटी ई मिलाएंगे, बड़ी ई के साथ बड़ी ई मिलाएंगे, या छोटी के साथ बड़ी, मतलब किसी भी संदर्भ में इसी ई को ही ई से मिलाएंगे तो ये बड़ी ई होगी। ऊ के साथ भी यही होगा, री के साथ भी यही होगा। निश्चित ही री के साथ री मिलाने पर बड़ी री बनती है, पर वो क्योंकि हमारी भाषा में मौजूद है ही नहीं, इस वर्ण का इस्तेमाल ही अब नहीं होता है संस्कृत के अंदर, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपको इस नियम को सीखना है और पढ़ना है। इसी के आधार पर आपको कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, उनको हल कीजिए। बस याद रखिएगा, आप जो भी हल करते हैं वहाँ पे शब्दों को बहुत ध्यान से समझिए। मैं जब ये कहती हूँ ना कि आप इसे अलग कीजिए, उदाहरण देखिए ज़रा, मैंने वही उदाहरण लिखा है जो मैंने ऊपर लिखा था पहले। ये शब्द जो दिया गया है, जब आपसे कहा जाए कि इसका विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, इसके अंदर तोड़िए इसको, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आप चेक कर पाओगे कि इसमें एक बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है, मुझे ये मात्रा दिख रही है। इस मात्रा के स्थान पर आपको एक प्लस का निशान लगाना है और उसके बाद में आधा शब्द इधर लिखना है, आधा शब्द इधर लिखना है। तो क्या होगा, आधा शब्द में अगर प्लस लगाऊंगी तो ये मेरे पास में शब्द है भान, इस तरफ का मेरे पास शब्द है दय जो बचा हुआ है, लेकिन ये दोनों सार्थक नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मैं नियम याद करूंगी। नियम मुझे कहता है कि आपको ये जो दीर्घ ऊ बना हुआ है ना, इस दीर्घ ऊ को दोनों तरफ तोड़ना है और दोनों तरफ आपके पास ऊ आना चाहिए। तो मैं इस तरफ जब इसे छोड़ूंगी तो ऊ पे छोड़ूंगी भानु, इस तरफ जब शुरू करूंगी तो ऊ से शुरू करूंगी उदय। तो आप देखेंगे दो शब्द आपको मिलेंगे जो सार्थक होंगे, शुद्ध होंगे। बस इस नियम के आधार पर ही आपको सारे शब्द जो मिलते हैं उसमें विच्छेद करना सीखना चाहिए। जोड़ना तो बहुत आसान होता है, आप आसानी से कर लेंगे, अक्सर तोड़ने में ही हम गलती करते हैं। उस समय आपको याद रखना है जो हमने ऊपर सीखा है कि यहाँ दो अलग अलग शब्द आपको याद रखने चाहिए, दोनों का अपना कोई मतलब होना चाहिए। तो नीचे उदाहरण देखें, उनको हल करें। जैसे जैसे आप हल करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, विषय सीखते जाएंगे। अगली कक्षा में हम मिलेंगे अगले भेद के साथ, अगले प्रकार के साथ में। तब तक शुभ दिन, धन्यवाद।